Continuing with section 141, judge to decide admissibility of evidence. When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. कहता कि जब एक पार्टी एविडेंस अदा करना चाहती है कोर्ट में, तो जज पूछ सकता है पार्टी को, may ask the party proposing to give evidence कि in what manner the alleged fact if proved would be relevant. मतलब जज पूछ सकता है कि ये जो आप दे रहे हो तो ये कैसे रेलेवेंस है, क्या रेलेवेंस है इसकी, ठीक है, जो एक्चुअल में पूछ भी लेते हैं ना. And the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact if proved would be relevant. तो अगर उसको लगता है कि हाँ ये एविडेंस रेलेवेंट है तो वो उसको एडमिट कर लेगा. Subsection 2. If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon the proof of some other fact. कहता कि अगर जो फैक्ट जो प्रूव करने के लिए हम आगे आए हैं वो तभी एडमिसिबल होगा अगर उसके पहले कोई और फैक्ट प्रूव होगा, तो मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन. कहता कि वो वाला देने से पहले जो पहले प्रूव करने वाला वो पहले प्रूव होना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल, एक्सेप्शन क्या है, अनलेस जब पार्टी खुद अंडरटेकिंग में ना दे दे कि मैं ये वाला प्रूव कर दूंगी फैक्ट बाद में, लेकिन पहले आप ये वाला फैक्ट ऑन रिकॉर्ड ले लो, और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है ऐसी अंडरटेकिंग से. यानी कि मैं समझाता हूँ, इलस्ट्रेशन ए देखो. कहता है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन किसी की प्रूव करनी है तो कहता है डाइंग डिक्लेरेशन देने से पहले ये तो प्रूव करो कि वो बंदा मर गया. अब पार्टी अगर अंडरटेकिंग दे दे कि हम ये प्रूव कर देंगे कि वो मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट लेंगे, टिल द टाइम बिंग आप गवाही ले लो, डाइंग डिक्लेरेशन ले लो बंदे की. जो बंदा बताना चाहता है कि उसने मरते वक्त ये कहा था, उसकी एविडेंस आप स्टेटमेंट करवा दो, हम अंडरटेकिंग देते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट उस बंदे का हम आपको अदा कर देंगे. ठीक है, चलो, और वो मर गया इसका प्रूफ हम अदा कर देंगे. ठीक है, तो ये है. Subsection 3. If the relevancy of one alleged fact depends upon the another alleged fact first being proved. अगर एक की रेलेवेंसी डिपेंड करती है दूसरे की फर्स्ट बीइंग प्रूव्ड के ऊपर, द जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन, चाहे तो अपनी डिस्क्रिप्शन में आइदर परमिट एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन. तो इस केस में जज चाहे तो पहले वो वाला ले ले, चाहे पहले वो वाला ले ले. कौन से वाला ले ले? इलस्ट्रेशन सी. ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टूल A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. The relevancy of the denial depends upon the identity of the property. The court may in its discretion either require the property to be identified. मतलब कि एक चीज चोरी हुई है, ठीक है, बाइक चोरी हुआ, तब कोर्ट चाहे तो पहले आइडेंटिफिकेशन करवा ले प्रॉपर्टी की और मॉडल नंबर की और बंदे से शनाख्त करवा ले, या फिर वो परमिट करे कि वो बंदा डिनायल कर रहा है पोजेशन टू बी प्रूव्ड बिफोर द प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइड. यानी कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट की मर्जी है कि चाहे, अब दो फैक्ट्स हो गए ना, एक तो एक अक्यूज के ऊपर केस पड़ा है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू हैव बीन स्टोलन. इट इज प्रपोज्ड टू प्रूव दैट ही डिनाइड, वो प्रूव करना चाहता है कि मैंने तो मना किया था उस चीज को पोजेशन में लेने के लिए, ऐसी उसकी प्ली है कि मैंने तो मना किया था, मैं नहीं लेना चाहता, इट इज नॉट माई इंटेंशन और नाइदर आई न्यू, सपोज करो कि प्रॉपर्टी स्टोलन. कहता कि ये प्रूव करना है कि मेरे को पता नहीं था कि वो प्रॉपर्टी स्टोलन है, सपोज करो. तो कहता ये प्रूव करने से पहले आइडेंटिफिकेशन बाइक की करवा लो, मॉडल नंबर की चेसिस नंबर की, या फिर वो अपना एविडेंस दे ले. तो दोनों बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. चाहे पहले ये कर लो पहले वो कर लो, बस सिंपल था. सेक्शन 142. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. जो खुद बुला के पार्टी को गवाही ले रहा है तो एग्जामिनेशन इन चीफ. अगर मेरे गवाह को दूसरे वकील साहब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन उसको कहते हैं. अगर दूसरे वकील साहब ने क्रॉस कर लिया इतना जबरदस्त कि गवाही हॉस्टेल हो गया, तो मैंने अपने ही बंदे का री एग्जामिनेशन करवाना, दोबारा से गवाही करवानी है क्रॉस के बाद, तो इसको कहते हैं री एग्जामिनेशन. सिंपल. सेक्शन 143. ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन. पहले चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा, और री एग्जामिन के बाद क्रॉस करना तो क्रॉस कर सकते हैं. द एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन. सब सेक्शन 2. चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट relate to the relevant facts, but the cross examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. कहता कि जो
चीफ क्रॉस दोनों रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर ही आधारित होने चाहिए, बट क्रॉस जो है ना वो जरूरी नहीं है कि उसने जो गवाही दी है उसके आधार पर ही हो, क्रॉस में और चीजें भी पूछ सकते हैं। सबसेक्शन 3, द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द matters referred to in cross examination, and if new matter is by the permission of court introduced in re examination, the adverse party may further cross examination। कहता कि जो री एग्जामिनेशन है वो डायरेक्ट किया जाना चाहिए कि एक्सप्लेन कर भाई कि तूने क्रॉस में क्या बोला है, उसके आधार पर घूम सकता है री एग्जामिनेशन। और अगर न्यू मैटर इज बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट परमिट कर देती है कि नया इंट्रोड्यूस हुआ फैक्ट, तो उसके ऊपर री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बट एडवर्स पार्टी दोबारा से क्रॉस भी फिर कर सकती है। 144 सेक्शन, क्रॉस एग्जामिनेशन पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। कहते कि जो बंदा आएगा वो ऐसे ही विटनेस नहीं बन जाएगा कि उसने डॉक्यूमेंट दे दिया, और एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिनेशन अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज विटनेस। यानी कि कोई दस्तावेज है ऐसे नहीं कोर्ट में पकड़ा देते, उसको लेकर जैसे सपोज करो मेडिकल एविडेंस है, तो ऐसे ही नहीं कि बाहर से कहीं से भी आ गया, मैंने कॉपी करा लिया 2000 देके और मैंने ऑन रिकॉर्ड दे दिया, ये लो जज साहब, ऐसे नहीं। मैं एप्लीकेशन दूंगा कि कंसर्न क्लर्क को, कंसर्न डॉक्टर ऑन ड्यूटी या फिर सो डॉक्टर को बुलाया जाए और वो आके ये रिकॉर्ड को प्रूव करके जाए। ऐसे होता है मेडिकल एविडेंस, ऐसे ही थोड़ा ना पकड़ाया और दे देना, प्रूव करवाना है, ठीक है। तो वो यही बात कर रहा है कि गवाही देने आएगा और क्रॉस का मौका मिलेगा तभी वो एक एविडेंस प्रॉपर बनेगा। सेक्शन 145, विटनेसेस टू कैरेक्टर, वो गवाहियां जो पार्टी का कैरेक्टर बताने के लिए आई हैं, ठीक है, इसको भी क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन कर सकते हैं। बस इतना सा बात कही है उन्होंने। 146, लीडिंग क्वेश्चंस। अच्छा, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। बड़ा सिंपल, आप अगर कोर्ट गए हो तो आपने देखा होगा ट्रायल कोर्ट्स में, ठीक है, ट्रायल कोर्ट्स में क्रॉस एग्जामिनेशन देखा करो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी चीज से ज्यादा सीखना है ना, चलती गवाहियां क्रॉस एग्जामिनेशन होते सीखो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बढ़िया, बहुत वैल्यूएबल चीज है, पढ़ हर कोई सकता है, हर किसी के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन की कला है। देखो अब लीडिंग क्वेश्चन क्या है, ये आपने देखा होगा लेकिन आपको पता नहीं है ना, यूट्यूब पे किसी ने बताना है। मैं बताता हूँ कि मैंने गवाह को कहा कि ये बात ठीक है कि जो एग्रीमेंट टू सेल था उसकी जो कंडीशंस थी आपके साथ, आप उसके साथ कंप्लाई नहीं कर पाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आंसर अपना ही सजेस्ट करके डाल रहा हूँ। जैसे कि इधर वेयर में क्या लिखा है, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ उसको कि यार ये बात ठीक है कि एग्रीमेंट टू सेल में आपने 105 किस्तें भुगतानी थी, अब नहीं भुगता पाए। ऑन रिकॉर्ड किस्तों का भुगतान का एविडेंस कुछ लगा नहीं है, रिकॉर्ड लगा नहीं है, और मुझे भी पता वो नहीं भुगता पाया था, तो मैंने अपनी डिफेंस रख दी। और मैंने कैसे सवाल पूछा, मैंने कहा कि यार अगर आपने कर दी थी तो फाइल पे दिखा दो कहाँ की थी। उसने फाइल देखी, नहीं मिला, उसने क्या कहा, ना जी ना, मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा केस प्रूव हो गया। एक ही सजेशन में केस प्रूव कर गया ना मैं। मतलब सिविल का क्रॉस की उदाहरण बता रहा हूँ कि सक्सेसफुली करना कैसे है, ठीक है। तो ये था, तो तो क्या हुआ कि एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, तो ये जो है ना, ये लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन। अब चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं करवा सकते आप। क्रिमिनल केसेस में जैसे चीफ होता है तो आप उसमें खुद ही अपने गवाह की गवाही करने आए हो, खुद ही उसका आंसर दे जा रहे हो, नहीं, वो जो बोलेगा बस वही लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन क्रॉस में, जैसे अब मैंने क्रॉस की उदाहरण दी ना, सिविल केस के क्रॉस की, कि क्या ये बात ठीक है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में लिखाते हैं, यस इट इज करेक्ट टू से दैट आई वाज अनसक्सेसफुल इन डिस्चार्जिंग माय लायबिलिटी ऑफ पेइंग 105 इंस्टॉलमेंट्स एंड इन कंप्लायंस विद द कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ये बात मैं टाइप करवा दूंगा, केस मेरा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये है, चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, लेकिन क्रॉस में पूछ सकते हो। लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, सबसेक्शन 4 इसी का ही। लेकिन सबसेक्शन 3 देखो, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस एज टू द मैटर्स व्हिच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड। वो क्वेश्चंस जो अनडिस्प्यूट है, मतलब दोनों पार्टी विवाद नहीं कर रही, दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं कर रही, और इंट्रोडक्टरी है, या कोई नई बात, वो बातों बातों में नई बातों का खुलासा कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर किसी ऐसी चीज में जो ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव हो चुकी है उसके ऊपर। बस ये 3 चीजें, इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड और सफिशिएंटली प्रूव। सेक्शन 147, एविडेंस हैज टू द मैटर्स इन राइटिंग। एनी विटनेस मे बी आस्क्ड व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज टू व्हिच ही इज गिविंग एविडेंस वाज नॉट कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट, एंड इफ ही सेज दैट इट वाज, और इफ ही इज अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट एज टू द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट व्हिच इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट आउट टू बी प्रोड्यूस्ड, द एडवर्स पार्टी मे ऑब्जेक्ट to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it।
कहता कि वो एविडेंसेस एक गवाह को पूछा जाएगा, मे बी आस्क्ड अंडर द एग्जामिनेशन, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज टू विच ही इज गिविंग, जिसके लिंक में वो एविडेंस दे रहा है वो एक डॉक्यूमेंट में नहीं है अवेलेबल, एंड इफ ही सेज दैट इट वाज, या वो थी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल, या ही इज अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कोर्ट के ओपिनियन में प्रोड्यूस अभी करना है, ठीक है, और दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है कि ऐसी गवाही नहीं देनी, ठीक है, बीइंग गिवन अंटिल सच डॉक्यूमेंट इज, जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता, और अंटिल फैक्ट्स आए, जब तक वो फैक्ट प्रूव नहीं हो जाते, जिसके लिए आधार पर उसको एटलीस्ट सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इजाजत दी जाए। तो इसके ऊपर वो बस ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में द विटनेस में गिव ऑरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मेड बाय अदर पर्संस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कहते कि हाँ ये बात ठीक है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर हम गवाही नहीं दे सकते, लेकिन हम इसके आधार पर दे सकते हैं कि और बंदे ने क्या कहा था कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में, अगर वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है। अब इसकी परफेक्ट इलस्ट्रेशन नीचे दी हुई है, उसको समझ गए तो सारा सेक्शन समझ गए कि ए ने असॉल्ट, अब केस ये प्रेजेंट केस क्या चल रहा है, ए ने असॉल्ट किया बी को, ठीक है, लेकिन सी आगे गवाही देने कहता कि ए जो है ना जिसने असॉल्ट किया, दोषी ने डी को कहा था और मैंने सुना था कि बी ने एक ऐसा लेटर लिखा है जिसमें उसने मुझे चोर ठहराया, मतलब बी कहता है कि ए को मैंने डी को कहते हुए सुना कि ए डी को कहता है, ए जो अक्यूज्ड है, ए जो दोषी है, ए डी को कहता है कि यार बी ने मेरे को ना लेटर भेजा है जिसमें उसने मुझे चोर कहा है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। तो ये वाला फैक्ट रेलेवेंट है, क्यों? क्योंकि इससे मोटिव प्रूव हो रहा है। रेलेवेंसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना रेलेवेंट फैक्ट क्या है, उसमें था कि मोटिव अगर प्रूव हो जाए तो वो भी रेलेवेंट है, वो भी रेलेवेंट है, तो ये रेलेवेंट है इस वजह से, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात है, लेकिन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं किया, देख लो, पर क्योंकि ये उसने कहा था, ठीक है, तो उसके आधार पर, क्योंकि बंदा क्या दोषी का मोटिव दिखा रहा है, हेयर से फिर भी नहीं है ये, क्योंकि बंदा जो है वो मोटिव बता रहा है, सर्कमस्टांस बता रहा है केस का, तो ये वैलिड है। सेक्शन 148 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, ठीक है। A witness may be examined as to the previous statements made by him in writing or reduced in writing as and relevant to the matters in question without such a writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must before the writing can be proved, we call to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. इसमें विदाउट प्रूविंग और शोइंग द सेम की बात कही गई है, विदाउट प्रूविंग और शोइंग द सेम टू हिम, विदाउट की जो मीनिंग है, और इफ टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड देन कैन बी विदाउट शोइंग और प्रूविंग टू द प्रूविंग प्रायर स्टेटमेंट टू द विटनेस। अच्छा, इफ टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड देन आफ्टर, हाँ, अगर कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, कोई भी केस है ऐसा जिसमें राइटिंग का सवाल आ रहा है, राइटिंग हमने प्रूव डिसअप्रूव कुछ भी करनी है, तो अगर मैं चाहूँ क्रॉस में तो उसको दिखाए बगैर भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तो उसको मैं कन्फ्रंटेशन करवा सकता हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन में कन्फ्रंटेशन कैसे दिलवाते हैं, आज आपको ये भी सिखा देता हूँ। कन्फ्रंटेशन कैसे दिलाते हैं कि गवाह आया, गवाह को सवाल किया, गवाह को फाइल दिखा दी, फाइल कहा कि यार ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में ये चीज़, ये साइन क्या तेरे, उस साइन के ऊपर मार्क लिख देंगे, मार्क, ये वाला मार्क, और गवाही में मेंशन करेंगे। मार्क क्यों लगाएंगे उसको, क्योंकि जब जज घर बैठ के फाइल पढ़ेगा या कोर्ट में ऑफिस में पढ़ेगा तो उसको दिख जाएगा ना कि ये वकील साहब ने क्रॉस की है कि यार हाँ दिस इज माय हैंड राइटिंग, गवाह कह रहा है विच इज मार्क बी ऑन द जुडिशियल फाइल। फिर जुडिशियल फाइल में देखेंगे विच इज मार्क बी ऑन द जुडिशियल फाइल ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड, वो टाइटल डीड खोलेंगे इंडेक्स से, अच्छा इस पेज नंबर पर है टाइटल डीड के ऊपर मार्क बी कहाँ लिखा होगा, मार्क बी की, अच्छा ये सिग्नेचर, वो एडमिट कर रहा है, अच्छा सिग्नेचर, ऐसे जज साहब को पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्रंटेशन दी जाती है, विच इज मार्क बी ऑन सो एंड सो एंड टू विच द कॉन्ट्राडिक्शन और द अटेंशन टुवर्ड्स द जुडिशियल फाइल वाज ड्रॉन। इसको कहते हैं अटेंशन दिलवाना, कन्फ्रंट करवाना फाइल, ठीक है, ये चीज होगी। सेक्शन का सेक्शन समझ गए, कन्फ्रंटेशन की कन्फ्रंटेशन समझ गए, कॉन्ट्राडिक्शन की कॉन्ट्राडिक्शन समझ गए। तो बस इतनी सी बात 148 कहता है। 149 क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कहते हैं कि कौन से क्वेश्चन लॉफुल हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त। He may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend, कहते कि वो सवाल पूछ सकते हैं जो उसकी वेरासिटी, क्रेडिबिलिटी को
टेस्ट करे या फिर डिस्कवर करे वो है क्या, उसकी जिंदगी में पोजीशन क्या है, या फिर उसका क्रेडिट को हिला दे, क्रेडिबिलिटी को हिला दे, ऐसा क्रॉस किया आपने, उसका करेक्टर इंजर कर दिया पूरा, करेक्टर मतलब उसकी जो गवाही थी तोड़ के रख दी पूरी। ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चंस माइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेंड टू क्रिमिनेट हिम और माइट एक्सपोज टू टेंड और टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपोज कर दे या क्रिमिनेट कर दे, जो भी कर दे, पेनल्टी फॉरफीचर जो भी कर दे, लेकिन आपने ये सवाल कर सकते हो, आपने करने हैं, ठीक है। जो रेप और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिंक में ऑफेंसेस हैं उसके ऊपर कंसेंट का अगर इशू है तो ये आपने बातें नहीं करनी लड़की को खड़े करके गवाही में कि तेरा पास सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या था, तू कितने लड़कों के साथ रह चुकी है, तू तो है ही ऐसी लड़की, ये ऐसी बातें नहीं करनी, उसके कैरेक्टर के ऊपर या उसके कंसेंट की या क्वालिटी ऑफ कंसेंट के ऊपर आलतू फालतू बकवास क्वेश्चन नहीं करना है। सेक्शन 150 व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, अच्छा कहता कि जब सेक्शन 137 में कंपेल किया गया है ना, if any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of so and so shall apply thereto। कंपेल कर सकती है कोर्ट, पर अगर कंपेल करने पर आंसर कर दिया तो वो इंक्रिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि 137 की प्रोवाइजो में दिया हुआ व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, कहता कि कंपेल आप कर सकते हो आंसर करने के लिए, लेकिन 137 की प्रोविजन अप्लाई होगी, ठीक है, और उसकी प्रोवाइजो भी अप्लाई होगी। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।